नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 2 यानी नेशनल इनकम पर चर्चा करेंगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है, ये सब शब्द हम रोज सुनते हैं, हेडलाइंस में, डिबेट्स में, कभी-कभी तो चाय की दुकान पर भी। बिल्कुल। लेकिन इनका असली मतलब क्या है? मतलब ये किसी देश की सेहत का थर्मोमीटर कैसे है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका शायद ये है कि इसे एक परिवार की कुल कमाई की तरह देखें। जैसे एक परिवार की इनकम से पता चलता है कि भाई घर का गुजारा कैसे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई, सेहत सब कैसा है, वैसे ही नेशनल इनकम देश का हाल बताती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की शुरुआती लाइन ही है। इस कॉन्सेप्ट को बनाने वालों में से एक थे साइमन कुज़नेट्स। उन्होंने खुद कहा था कि किसी देश की भलाई का अंदाजा उसकी नेशनल इनकम के आंकड़ों से शायद ही लगाया जा सकता है। वाह। हाँ, ये एक तरह से इस पूरे चैप्टर के लिए एक वैधानिक चेतावनी है। ये बात हमें पूरी चर्चा में याद रखनी होगी कि ये आंकड़े जरूरी हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं बताते। ये एक्सरे रिपोर्ट की तरह है। हड्डी टूटी है या नहीं ये तो बता देगी, पर मरीज खुश है या दुखी ये नहीं बता सकती। चलिए इस बात को परत दर परत समझते हैं। तो ये किसी देश की इनकम नापने का आइडिया आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से होता था? मतलब क्या मुगलों के जमाने में या अंग्रेजों के शुरुआती दौर में कोई देश की जीडीपी नापता था? नहीं नहीं, ये काफी नया कॉन्सेप्ट है। इसकी पैदाइश ही आप मानिए 100 साल से कम पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में अमेरिका से। अच्छा। तब 1929 की ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी से दुनिया जूझ रही थी। आप सोचिए, सरकार एक ऐसे डॉक्टर की तरह थी जिसके पास ना थर्मोमीटर है, ना स्टेथोस्कोप, ना ब्लड प्रेशर मशीन। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अर्थव्यवस्था कितनी गिरी है, कहाँ चोट लगी है, और जो दवाइयाँ मतलब जो पॉलिसीज दी जा रही हैं उनसे मरीज ठीक हो भी रहा है या नहीं। यहाँ पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो मतलब ये एक क्राइसिस से पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। जैसे घर में बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और सब अचानक से खर्च और सेहत का हिसाब किताब बहुत ध्यान से रखने लगे। इससे पहले सब बस अंदाजे से चल रहा था, लेकिन संकट आते ही आपको एक मीटर चाहिए, एक डैशबोर्ड जो बताए कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, इंजन गर्म तो नहीं हो रहा, पेट्रोल कितना बचा है। बिल्कुल सही एनालॉग है। उसी संकट के बीच साइमन कुज़नेट्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने अमेरिकी सरकार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। पहली बार किसी देश ने अपनी पूरी आर्थिक गतिविधि को एक नंबर में समेटने की कोशिश की। उस वक्त के जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे हूवर और रूजवेल्ट, उन्होंने इस रिपोर्ट का और इस कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल अपनी नीतियां बनाने के लिए किया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया को दोबारा बनाने की बात आई, तो 1944-45 के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने इसे दुनिया भर के लिए एक स्टैंडर्ड टूल बना दिया। उनका लॉजिक सीधा था कि अगर हमें किसी देश को लोन देना है या उसकी मदद करनी है, तो पहले ये तो पता हो कि उसकी आर्थिक हालत है कैसी। सही बात है। और इसी ऐतिहासिक काम के लिए कुज़नेट्स को 1971 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो अब आते हैं उस सबसे मशहूर टर्म पर जिसे हर कोई जानता है या शायद जानने का दावा करता है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा तो सीधी सादी लगती है, पर इसके हर शब्द में एक गहरा मतलब छुपा है। हाँ, तो इसकी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो ये है: एक साल के अंदर किसी देश की सीमाओं के भीतर प्रोड्यूस हुए सभी अंतिम यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कुल मार्केट वैल्यू। भारत के लिए ये एक साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब इसके एक एक शब्द को तोड़ते हैं क्योंकि असली मतलब वहीं छिपा है। बिल्कुल। सबसे पहले ग्रॉस। ये ग्रॉस सैलरी वाले ग्रॉस जैसा ही है क्या? बिल्कुल वही है। ग्रॉस का मतलब है टोटल, बिना किसी कटौती के। जैसे किसी नौकरी पेशा इंसान की ग्रॉस सैलरी होती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, लेकिन उसके हाथ में 1 लाख नहीं आते। उसमें से प्रोविडेंट फंड कटता है, टैक्स कटता है और फिर नेट सैलरी मिलती है। तो जीडीपी भी इकोनॉमी की ग्रॉस कमाई है, जिसमें से हमने अभी तक एक जरूरी चीज नहीं घटाई है। क्या? और वो है डेप्रिसिएशन, यानी मशीनों की घिसावट। अच्छा। साल भर प्रोडक्शन करने में देश की मशीनें, फैक्ट्रीज, सड़कें, पुल, ये सब घिसते हैं, पुराने होते हैं। उस घिसावट की वैल्यू को जब हम जीडीपी से घटा देते हैं, तब हमें एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। पर अभी हम ग्रॉस पर ही रहते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस मतलब टोटल। अब आते हैं डोमेस्टिक पर, ये बड़ा जरूरी है। तो अगर कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए सैमसंग,
जो एक कोरियन कंपनी है, हम्म वो नोएडा में फोन बनाती है, तो क्या वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा क्योंकि कंपनी तो बाहर की है? हाँ, बिल्कुल गिना जाएगा। डोमेस्टिक का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। हमारा संविधान जहां तक भारत की सीमा बताता है, जिसमें हमारी जमीन, हमारे समुद्री क्षेत्र, यहां तक कि दूसरे देशों में हमारी एम्बेसी भी शामिल है, उसके अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है। अच्छा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई भारतीय कंपनी बना रही है जैसे टाटा, या कोई विदेशी कंपनी जैसे सैमसंग या हुंडई। अगर फैक्ट्री भारत की जमीन पर है तो उसका प्रोडक्शन भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई भारतीय कंपनी जैसे इन्फोसिस अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना ऑफिस चलाकर वहां सर्विस दे रही है, तो वो प्रोडक्शन अमेरिका की जीडीपी में गिना जाएगा, भारत की नहीं? बिल्कुल। मतलब डोमेस्टिक का लेना देना भूगोल से है, नागरिकता से नहीं। ये तो आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां एक विदेशी कंपनी शायद एक भारतीय कंपनी से ज्यादा प्रोडक्शन भारत में कर रही हो। एकदम से, ये जगह की बात है, नागरिकता या ओनरशिप की नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स और सर्विसेज, दोनों। गुड्स वो चीजें हैं जिन्हें आप छू सकती हैं, कार, गेहूं, कपड़े, मोबाइल फोन। और सर्विसेज वो है जिन्हें आप महसूस करती हैं, जैसे डॉक्टर की सलाह, एक टीचर का पढ़ाना, सॉफ्टवेयर कोडिंग या बैंक की सर्विस। और दिलचस्प बात यह है कि पहले ज्यादातर इकोनॉमी में गुड्स यानी खेती और इंडस्ट्री का हिस्सा ज्यादा होता था, लेकिन अब भारत जैसी कई इकोनॉमी में सर्विसेज का हिस्सा 50% से भी ज्यादा हो गया है। हाँ? आज भारत की पहचान उसके आईटी सेक्टर से है, उसके डॉक्टर्स से, उसके मैनेजर्स से है। और अब सबसे जरूरी शब्द, जहां मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, फाइनल। हाँ, मतलब कार बनाने में जो टायर लगा, जो स्टील लगा, जो पेंट लगा, उसे नहीं गिनेंगे, सिर्फ फाइनल कार को गिनेंगे जो शोरूम से बिकी। एकदम सही पकड़ा है। टायर, स्टील, पेंट, ये सब यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स हैं, यानी बिचौलिए सामान। अच्छा। इनकी कीमत, कार की फाइनल कीमत, मान लीजिए 10 लाख रुपए में पहले से ही शामिल होती है। अगर हम 50,000 के टायर अलग से गिने और फिर 10 लाख की कार भी गिन लें जिसमें वो टायर पहले से जुड़े हैं, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग, हाँ। हम एक ही चीज को 2 बार गिन लेंगे और जीडीपी का आंकड़ा नकली तरीके से बढ़ जाएगा। इसका एक और उदाहरण हो सकता है एक समोसा। बताइए। अगर कोई हलवाई समोसा बेच रहा है तो हम जीडीपी में उस 15 रुपए के समोसे की कीमत गिनेंगे। हम ये नहीं गिनेंगे कि उसने 2 रुपए का आलू खरीदा, 3 रुपए का मैदा खरीदा, नहीं, 0.1 रुपए का तेल इस्तेमाल किया। वो सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फाइनल प्रोडक्ट वो समोसा है जो ग्राहक के हाथ में आया। बिल्कुल। फाइनल गुड वो होता है जिसके बाद उस पर और कोई वैल्यू एडिशन होकर उसे दोबारा मार्केट में नहीं बेचा जाना है। वो सीधे उपभोग, कंजम्पशन के लिए तैयार है। इसे समझने का एक और तरीका है वैल्यू एडिशन को देखना। अच्छा। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया 10 रुपए का, ये उसकी वैल्यू एडिशन है। मिल वाले ने उसे पीसकर 15 रुपए का आटा बनाया, तो उसने 5 रुपए की वैल्यू ऐड की। ठीक है। बेकर ने उस आटे से 30 रुपए की ब्रेड बनाई, तो उसने 15 रुपए की वैल्यू ऐड की। अच्छा। अगर आप हर स्टेज की वैल्यू एडिशन यानी 10 + 5 + 15 को जोड़ें तो भी 30 रुपए आएगा, और फाइनल ब्रेड की कीमत भी 30 रुपए है। हाँ, बात तो एक ही है। तो या तो आप फाइनल गुड की कीमत गिन लो या हर स्टेज पर हुई वैल्यू एडिशन को जोड़ लो, बात एक ही है। इससे डबल काउंटिंग का खतरा नहीं रहता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आ गया, मान लीजिए $3.5 ट्रिलियन। अब इसका क्या करें? ये नंबर हमें क्या बताता है? किताब में इसके 3 मुख्य इस्तेमाल बताए गए हैं। पहला और सबसे कॉमन न्यूज है इकोनॉमी का ग्रोथ रेट निकालना। यही वो हेडलाइन होती है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ी। किताब का उदाहरण लें, अगर पिछले साल देश की जीडीपी 100 रुपए थी और इस साल 107 रुपए हो गई, तो हम कहते हैं कि ग्रोथ रेट 7% है। ये सिर्फ एक क्वांटिटेटिव माप है, यानी ये सिर्फ मात्रा बताता है। ये बताता है कि इकोनॉमी का आकार, उसका साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। ये नंबर सरकार, रिजर्व बैंक और विदेशी निवेशकों के लिए बहुत मायने रखता है। ये तो वैसा हुआ जैसे हम हर साल अपने बच्चे की हाइट नापते हैं, ये देखने के लिए कि वो बढ़ रहा है या नहीं। आज 5 फुट का है, अगले साल 5 फुट 2 इंच का हो गया। ग्रोथ तो हुई है, हाँ, पर इससे ये पता नहीं चलता कि बच्चा खुश है या सेहतमंद है, या उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या वो दूसरों से तमीज से बात करता है या नहीं। बस लंबाई बढ़ रही है। परफेक्ट एनालॉजी। और यही हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है।
जीडीपी इकोनॉमी की आंतरिक शक्ति या उसका आकार तो बताता है, लेकिन ये उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बिल्कुल चुप रहता है। बिल्कुल। जैसे हो सकता है कि जीडीपी तो बढ़ रही हो, लेकिन सारा फायदा सिर्फ ऊपर के 1% लोगों को हो रहा हो। देश में गरीबी और अमीरी का फर्क, इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, विकास की वजह से हमारी नदियां और हवा कितनी प्रदूषित हो रही हैं, या जो घर में महिलाएं बिना सैलरी के काम कर रही हैं, उनके योगदान का क्या, ये सब जीडीपी के आंकड़े में नहीं दिखता। ये सिर्फ प्रोडक्शन का नंबर है, वेलफेयर या भलाई का नहीं। और तीसरा यूज, दूसरे देशों से तुलना, ग्लोबल रैंकिंग का खेल। हाँ, कौन आगे कौन पीछे, हम 5वें नंबर पर आ गए। अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने की तैयारी है। ये तो जैसे क्लास में बच्चों के रैंक आती है। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक इसी के आधार पर दुनिया के देशों को रैंक करते हैं। हाँ। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, मौजूदा अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज रेट पर, जिसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसमें हम अपनी कुल जीडीपी जो रुपए में होती है, उसको उस दिन के डॉलर के रेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इस हिसाब से किताब में दिए अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद। लेकिन किताब में एक और तरीके का जिक्र है, PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन शायद ये ज्यादा मजेदार और ज्यादा असली कहानी बताता है। ये क्या चीज है? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। PPP हाँ। ये देखने की कोशिश करता है कि अलग-अलग देशों में पैसे की असली खरीदने की ताकत क्या है। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अच्छा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत में एक बर्गर 100 रुपए का मिलता है और अमेरिका में ठीक वैसा ही बर्गर $5 का मिलता है। अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो $1 लगभग 83 रुपए का है, तो $5 हुए 415 रुपए। तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो अमेरिका में बर्गर 4 गुना महंगा है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब अमेरिका में बैठा आदमी बर्गर खाने के लिए भारत वाले आदमी से 4 गुना ज्यादा पैसे दे रहा है। लेकिन PPP कहता है कि अगर दोनों बर्गर एक जैसे हैं तो उनकी वैल्यू भी एक जैसी होनी चाहिए। तो वो एक काल्पनिक एक्सचेंज रेट निकालता है, जिसे PPP रेट कहते हैं। इस केस में $1 बराबर 20 रुपए, मतलब 100 रुपए को $5 से डिवाइड किया। PPP इसी तरह की चीजों की एक पूरी बास्केट लेता है, जैसे खाना, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, एक कप चाय, एक हेयर कट, और देखता है कि वो बास्केट भारत में कितने रुपए में आती है और अमेरिका में कितने डॉलर में। अच्छा। इससे पैसे की असली खरीदने की ताकत का पता चलता है, न कि सिर्फ कागजी एक्सचेंज रेट का। मतलब ये रहन सहन के खर्च का एक ज्यादा असली कंपैरिजन है। ये बताता है कि भारत में 100 रुपए से आप जितना सामान खरीद सकती हैं, उतना ही सामान खरीदने के लिए अमेरिका में कितने डॉलर लगेंगे। बिल्कुल। और जब हम इस PPP के हिसाब से देशों की जीडीपी को देखते हैं, तो भारत की रैंकिंग में एक जबरदस्त उछाल आता है। कितना? हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाते हैं, Yes. सिर्फ चीन और अमेरिका के बाद। तीसरी? हाँ, IMF ने 1990 के दशक में इस तरीके को पॉपुलर किया ताकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिख सके। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमारी रैंकिंग इतनी ऊपर क्यों चली जाती है PPP से? नॉमिनल में 5वें और PPP में तीसरे, इतना बड़ा जंप क्यों? क्योंकि भारत में कई चीजें, खासकर सर्विसेज और लेबर, विकसित देशों के मुकाबले बहुत सस्ती हैं। सही बात है। यहाँ एक हेयर कट, एक डॉक्टर की फीस, घर का किराया, सब्जी भाजी, ये सब न्यूयॉर्क या लंदन के मुकाबले बहुत कम है। तो जब PPP इस फर्क को एडजस्ट करता है, तो वो दिखाता है कि हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज का असल प्रोडक्शन या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, भले ही डॉलर में उनकी कीमत कम क्यों ना हो। ये हमारी इकोनॉमी के असली आकार, उसके रियल इकोनॉमिक मास को बेहतर तरीके से दिखाता है। और ये सिर्फ एक एकेडमिक बात नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक या अन्य संस्थाएं रियायती शर्तों पर लोन या सहायता देती हैं, तो PPP को भी देखती हैं। ये हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे G20 या क्लाइमेट नेगोशिएशंस में ज्यादा मजबूती से अपनी बात रखने में मदद करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा असल आर्थिक प्रभाव कितना बड़ा है। तो आज हमने शुरुआत की है इकोनॉमी के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट GDP से। हमने जाना कि ये कहाँ से आया, ग्रेट डिप्रेशन के संकट से। हमने इसके हर शब्द का मतलब समझा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सबसे ज़रूरी फाइनल। और फिर देखा कि इसे ग्रोथ नापने, इकोनॉमी की सेहत पर नज़र रखने और देशों की तुलना करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नॉमिनल और PPP के बीच का फर्क भी समझा। और हमने साइमन कुजनेट्स के उस चेतावनी को भी याद रखा कि GDP आर्थिक गतिविधि का माप है, लोगों की भलाई का नहीं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे हम आगे भी ध्यान में रखेंगे। कहानी सिर्फ GDP पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा हमने कहा, GDP ग्रॉस आंकड़ा है। इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं
तो हमें एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। और जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं, यानी हमारे नागरिक दुनिया में कहीं भी जो कमा रहे हैं उसे जोड़ते हैं, तो जीएनपी और एनएनपी जैसे और भी कॉन्सेप्ट सामने आते हैं जो तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम परचेजिंग पावर पैरिटी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा टॉपिक है और काफी मिसअंडरस्टूड भी है। बिल्कुल, सुनने में ये किसी भारी भरकम इकोनॉमिक्स की किताब का चैप्टर लगता है, पर असल में ये हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, एक क्लासिक डिलेमा है ना? कोई दोस्त या रिश्तेदार बताता है कि वो यूएस में मान लीजिए $1 लाख कमा रहा है और यहाँ इंडिया में किसी की सैलरी 30 लाख रुपए है। तो पहला रिएक्शन क्या होता है? हम तुरंत 1 लाख को 85 से गुणा करते हैं और सोचते हैं बाप रे, 85 लाख, वो तो राजा है। हाँ, ये तो होता है। पर क्या ये सच है? क्या पैसे की असली कीमत सिर्फ एक्सचेंज रेट से तय होती है? यहीं पर परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो 85 लाख का आंकड़ा है, ये नॉमिनल है, सिर्फ नाम का। असली वैल्यू या रियल वैल्यू कुछ और ही कहानी बताती है। अच्छा। और इसी कहानी को समझने का टूल है पीपीपी। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं 1990 से इसका इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि वो अलग-अलग देशों की लिविंग स्टैंडर्ड्स की सही तुलना कर सकें। तो मतलब ये पता लगाना कि आपका पैसा असल में कितना सामान और कितनी सर्विसेज खरीद सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? किसने सोचा ये सब? इसकी जड़ें जाती हैं एक स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव केसल तक, और उन्होंने इसे एक बहुत ही सहज लगने वाले सिद्धांत पर बनाया, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस। एक मिनट, लॉ ऑफ वन प्राइस? एक ही कीमत का कानून? ये सुनने में ही थोड़ा गड़बड़ लगता है। हाँ, थियोरेटिकली। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। भारत में एक आईफोन अमेरिका से कहीं ज्यादा महंगा है, जबकि दोनों बनते शायद एक ही जगह हैं। तो ये लॉ कहाँ काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल, आपने सीधा इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। असल में ये लॉ एक थियोरेटिकल, एक आइडियल दुनिया की बात करता है। अच्छा, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। हाँ, ये कहता है कि अगर कोई चीज, मान लीजिए 1 किलो चीनी, जो क्वालिटी और क्वांटिटी में बिल्कुल एक जैसी हो और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई खर्चा ना आए, कोई टैक्स ना लगे, जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो उस आइडियल दुनिया में उसकी कीमत दुनिया के किसी भी कोने में एक ही होनी चाहिए, जब उसे किसी एक कॉमन करेंसी जैसे डॉलर में मापा जाए। ओके, तो अगर दिल्ली में 1 किलो चीनी 40 रुपए की है और न्यूयॉर्क में वही चीनी $1 की है, तो इस लॉ के हिसाब से पीपीपी एक्सचेंज रेट $1 बराबर 40 रुपए होना चाहिए। एग्जैक्टली। भले ही असल मार्केट में डॉलर 85 रुपए का चल रहा हो। बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों करेंसी की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर अलग-अलग है। इस केस में 85 रुपए आपको अमेरिका में सिर्फ 1 किलो चीनी दिलाएंगे, लेकिन भारत में 2 किलो से भी ज्यादा। हाँ, इसका मतलब रुपए की परचेजिंग पावर इन दिस स्पेसिफिक केस डॉलर से ज्यादा है। यहाँ पर मुझे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का वो मजेदार बिग मैक इंडेक्स याद आ रहा है। हाँ, बर्गोनॉमिक्स। ये तो बिल्कुल हमारे कॉलेज कैंटीन की बहस जैसा है कि कहाँ का समोसा सबसे सस्ता और अच्छा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बर्गर से तौल देना। हाँ, ये सुनने में मजाकिया लगता है, पर ये पीपीपी को समझाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। आइडिया ये है कि मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक बर्गर एक काफी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। उसमें लगने वाला बन, पैटी, सॉस, सब कुछ लगभग हर देश में एक जैसा होता है। तो इसकी कीमत की तुलना करके हम करेंसी की परचेजिंग पावर का एक कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही सिंप्लीफिकेशन नहीं है? हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का अंदाजा एक बर्गर से लगा रहे हैं। भारत में तो बिग मैक मिलता भी नहीं, महाराजा मैक मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक इम्परफेक्ट टूल है और ये इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। अच्छा, मान लीजिए भारत में महाराजा मैक 200 रुपए का है और अमेरिका में बिग मैक $6 का। तो इस हिसाब से पीपीपी रेट क्या हुआ? लगभग $33 के आसपास। अरे वाह! और मार्केट रेट है 85 रुपये। देखिए कितना फर्क है। ये इंडेक्स तुरंत दिखाता है कि मार्केट रेट के हिसाब से रुपया कितना ज्यादा अंडरवैल्यूड है। ये हमें बताता है कि भारत में 200 रुपए में आपका पेट भर सकता है, जबकि अमेरिका में उसी लेवल की संतुष्टि के लिए आपको $6 यानी 500 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सुनने में तो ये सब बहुत लॉजिकल लगता है। तो फिर ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर पीपीपी रेट इतना अलग है तो मार्केट एक्सचेंज रेट उससे इतना दूर क्यों भागता है?
और थ्योरी के हिसाब से तो इन्हें समय के साथ एक हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता क्यों नहीं? हाँ, थ्योरेटिकली लंबे समय में मार्केट रेट और पीपीपी रेट को एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं। एक मिनट, कन्वर्जेंस मतलब समय के साथ कीमतें बराबर हो जानी चाहिए। ये कैसे होगा? क्या इसका मतलब है कि भारत में महंगाई अमेरिका से तेज रहेगी जब तक कि हमारा बर्गर भी $6 का ना हो जाए? एसेंशियली हाँ, कन्वर्जेंस की थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चीज भारत में सस्ती और अमेरिका में महंगी है, तो व्यापारी उसे भारत से खरीदकर अमेरिका में बेचेंगे। इसे आर्बिट्राज कहते हैं। अच्छा। इससे भारत में उस चीज की डिमांड बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी, और अमेरिका में सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। धीरे धीरे कीमतें एक लेवल पर आ जाएंगी। लेकिन ये सब थ्योरी में होता है। हाँ, ये सब थ्योरी में होता है। और असल दुनिया में? असल दुनिया में कई स्पीड ब्रेकर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन का अंतर। अगर भारत में महंगाई 7% है और अमेरिका में 2%, तो भारत में रुपये की खरीदने की ताकत तेजी से कम होगी। इससे फासला बना रहेगा। और शायद मनी सप्लाई भी, मतलब किस देश में कितनी करेंसी छप रही है। बिल्कुल। मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और फिर मार्केट एक्सचेंज रेट सिर्फ सामान की कीमतों पर नहीं चलता। वो इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी निवेश, यहाँ तक कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर भी निर्भर करता है। सट्टेबाज हर रोज अरबों डॉलर की खरीद फरोख्त करते हैं। पीपीपी इन सब चीजों को नहीं देखता। वो सिर्फ जमीनी हकीकत देखता है। हाँ, कि पैसा असल में क्या खरीद रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई मुश्किलें। पर अगर हमें किसी देश का पीपीपी कैलकुलेट करना ही हो तो ये कितना मुश्किल है? जाहिर है सिर्फ एक बर्गर या 1 किलो चीनी से तो नहीं, उससे तो पूरी इकोनॉमी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सामने आती है। पीपीपी को कैलकुलेट करना एक बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। कैसे? इसके लिए अर्थशास्त्री दोनों देशों में रोजमर्रा की चीजों की एक काल्पनिक खरीदारी की टोकरी बनाते हैं। वो जिसे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं होती। इसमें सैकड़ों चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर घर का किराया, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, डॉक्टर की फीस, बच्चों की स्कूल फीस, यहाँ तक कि एक मूवी टिकट की कीमत भी। हाँ, सब कुछ। फिर इन दोनों टोकरियों की कुल कीमत की तुलना की जाती है। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब भारत में एक आम परिवार की टोकरी में दाल, चावल, आटा, मसाले होंगे। वहीं अमेरिका में शायद ब्रेड, चीज, पास्ता, ऑलिव ऑयल। हम इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? और क्वालिटी का क्या? सही सवाल है। दिल्ली में मिलने वाली प्लम्बर की सर्विस जो आएगा और जुगाड़ करके चला जाएगा, और न्यूयॉर्क में एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्लम्बर की सर्विस को आइडेंटिकल कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी मुश्किल खुद लॉ ऑफ वन प्राइस के सिद्धांत में है, जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि वो असल दुनिया में काम नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो मानकर चलता है कि दुनिया एक परफेक्ट मार्केट है जहां कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई चीज अगर चीन में बन रही है तो उसका दाम भारत और अमेरिका में एक जैसा कैसे हो सकता है? उसको भेजने का खर्चा, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, ये सब कीमत में जुड़ जाते हैं। सही। फिर आते हैं लोकल टैक्स। हाँ, वो तो देश के अंदर ही बदल जाते हैं। बिल्कुल। भारत के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जीएसटी की स्लैब बदल जाती है। तो दो देशों के बीच तो टैक्स का अंदर बहुत ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन कॉस्ट, भारत में लेबर सस्ती है, अमेरिका में महंगी। फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल सब अलग है। तो एक ही चीज को बनाने की लागत ही अलग अलग होगी, तो बिकने की कीमत एक कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। तो इन सब वजहों से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट में अंतर, और एक और जरूरी चीज, नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज। जैसे कि हेयर कट। हाँ, जैसे हेयर कट। आप दिल्ली में हेयर कट करा सकते हैं, पर आप न्यूयॉर्क से दिल्ली सिर्फ बाल कटाने तो नहीं आएंगे, है ना? इन सब चीजों की वजह से लॉ ऑफ वन प्राइस असल दुनिया में फेल हो जाता है। तो अगर इसे कैलकुलेट करना इतना मुश्किल है और ये थ्योरी असल में काम नहीं करती, तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इस पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? जरूर इसका कोई ऐसा फायदा होगा जो इन मुश्किलों से बड़ा है। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब ये है कि पीपीपी के चश्मे से देखने पर दुनिया का आर्थिक नक्शा ही बदल जाता है। मतलब? ये हमें एक चौंकाने वाली लेकिन ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट को देखें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन दूसरे नंबर पर। हाँ, यही तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखें तो चीन 2017 में ही अमेरिका से आगे निकल चुका है। व्हाट? चीन की इकोनॉमी यूएस से बड़ी है? ये तो हेडलाइन वाली खबर है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल।
क्योंकि पीपीपी के हिसाब से चीन की जीडीपी लगभग $30 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका की 26-27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और इसी लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर आता है। जापान और जर्मनी से भी आगे? हाँ, जापान और जर्मनी से भी आगे। मार्केट रेट के हिसाब से हम 5वें या 6ठे नंबर पर हैं, लेकिन हमारे रुपए की खरीदने की ताकत हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाती है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कहता है कि भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो वो असल में पीपीपी की ही बात कर रहा है, बस उसे ये शब्द नहीं पता। एग्जैक्टली। ये हमें सिर्फ देशों की तुलना करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि गरीबी को मापने में भी मदद करता है। वर्ल्ड बैंक जो कहता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीना। अच्छा, वो $2.15 मार्केट रेट पर नहीं, बल्कि पीपीपी पर आधारित हैं। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के पास इतनी खरीदने की ताकत होनी चाहिए जितनी अमेरिका में $2.15 में होती है। तो हमारी पूरी इस चर्चा का नतीजा ये निकला कि पीपीपी एक परफेक्ट टूल नहीं है। उसे कैलकुलेट करना मुश्किल है, उसमें कई खामियां हैं। हाँ, ये सच है। लेकिन वो मार्केट एक्सचेंज रेट के धोखे से हमें बचाता है। वो हमें ये याद दिलाता है कि किसी की सैलरी को सिर्फ डॉलर में कन्वर्ट करके आंकना बेवकूफ़ी है। न्यूयॉर्क में $1 लाख की सैलरी शायद बस गुजारे लायक हो, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ किराया, खाना पीना सब आसमान छू रहा है। जबकि भारत में 30 लाख रुपए की सैलरी आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती है। सही कहा। ये हमें नॉमिनल वैल्यू के भ्रम से निकालकर रियल वैल्यू की जमीन पर लाता है। ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का साइज सिर्फ शेयर मार्केट के नंबरों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उस देश के आम नागरिक अपने पैसे से क्या खरीद पा रहे हैं। ये तो हुई परचेजिंग पावर पैरिटी की बात, और इसका हमारी दुनिया को देखने के नजरिए पर इतना गहरा असर है, ये समझना वाकई दिलचस्प था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जीडीपी का शोर तो हम सब सुनते हैं, टीवी पर, अखबारों में, हर जगह। इकोनॉमी 7% से बढ़ रही है, 8% से बढ़ रही है। हाँ, एक बड़ा सा नंबर जो हेडलाइन बनता है। बिल्कुल। लेकिन जीडीपी की इस चकाचौंध के पीछे ना एक और कहानी छिपी होती है जो शायद ज्यादा सच्ची है, और वो कहानी हमें एनडीपी बताता है। हाँ, ये कुछ ऐसा है कि आपका दोस्त एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई एसयूवी खरीद कर सोशल मीडिया पर फोटो डालता है। वो है जीडीपी। हाँ, सही उदाहरण है। लेकिन 1 साल बाद उस एसयूवी की असली कीमत, मतलब सर्विसिंग के खर्चे, घिसे हुए टायर और छोटे मोटे स्क्रैच के बाद जो बचती है, वो है एनडीपी। बिल्कुल। तो चलिए अर्थव्यवस्था की इसी टूट-फूट, इसी घिसावट की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल पर आते हैं। ये एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर है क्या? सोर्स के हिसाब से इसका फॉर्मूला तो बड़ा सीधा है, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दो। बस ग्रॉस में से घिसावट हटा दी तो नेट बच गया। तो सारा खेल इसी एक शब्द का है, डिप्रिसिएशन। हाँ, और ये शब्द जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। हिंदी में कहें तो मूल्यह्रास या घिसावट। अब ये घिसावट सिर्फ वो नहीं है जो हमें आंखों से दिखती है, जैसे किसी मशीन का कोई पुर्जा घिस गया या बिल्डिंग की दीवार पर दरार आ गई। राइट। इसका एक और बड़ा पहलू है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। मतलब आपने आज लेटेस्ट आईफोन खरीदा और कल एप्पल ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया। आपका फोन फिजिकली तो एकदम नया है, पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो डिप्रिशिएट हो गया, पुराना हो गया। बिल्कुल यही। तो देश में जब भी कोई सामान या सर्विस बनती है, उस प्रोसेस में जो भी कैपिटल एसेट्स इस्तेमाल होते हैं, मशीनें, बिल्डिंग्स, गाड़ियां, सॉफ्टवेयर, वो समय के साथ अपनी कीमत खोते हैं। या तो टूट फूट की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से। एग्जैक्टली। इसी खोई हुई कीमत को जब हम कुल उत्पादन यानी जीडीपी से हटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है। ये एक तरह से देश के प्रोडक्शन की नेट या कह ले असली तस्वीर है। सिवाय जमीन के, हर एसेट की वैल्यू समय के साथ घटती है। हाँ। और यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही मजेदार बात बताता है। ये जो घिसावट की दरें हैं, मतलब डिप्रिसिएशन रेट्स, कि कौन सी चीज कितनी तेजी से अपनी वैल्यू खोएगी, ये तय कौन करता है? कोई मार्केट फोर्स? नहीं, ये हमारी सरकार तय करती है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाकायदा एक लिस्ट निकालती है। अच्छा, तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया फिर। हाँ, और वो लिस्ट और उसके पीछे का लॉजिक कभी-कभी बहुत दिलचस्प होता है। जैसे सोर्स में एक उदाहरण है एक रिहायशी घर का, और रेजिडेंशियल हाउस। सरकार के हिसाब से भारत में एक पक्के घर की डिप्रिसिएशन दर सिर्फ 1% सालाना है। सिर्फ 1%? इसके पीछे क्या सोच है?
सोच ये है कि सीमेंट और लोहे के छड़ों से बना एक घर औसतन 100 साल तक चल सकता है। अच्छा, 100 साल की लाइफ मान ले। हाँ, इसलिए हर साल उसकी वैल्यू में 1% की कमी मानी जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जनरलाइजेशन है। सोचिए, क्या दिल्ली का एक डीडीए फ्लैट और जयपुर की कोई 200 साल पुरानी हवेली? या फिर मुंबई का एक सी फेसिंग अपार्टमेंट जहां खारे पानी की हवा से मेंटेनेंस का खर्चा और टूट-फूट कहीं ज्यादा है, क्या इन सब की उम्र और घिसावट एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही ब्रश से सबको पेंट करने वाली बात हो गई। और दूसरा उदाहरण तो इससे भी ज्यादा मजेदार है। एक बिजली का पंखा। हाँ। सोर्स के मुताबिक पंखे पर डेप्रिसिएशन की दर है 10%। मतलब सरकार ये मानकर चल रही है कि आपका पंखा 10 साल में कबाड़ हो जाएगा। 10 साल में खत्म? शायद उन्होंने हमारे घरों के वो पुराने भारी वाने बजाज और उषा के पंखे नहीं देखे जो पीढ़ियों तक चलते हैं। मेरे दादाजी के घर में एक पंखा है जो मेरे पापा के बचपन का होगा और आज भी तूफानी हवा देता है। सरकार के हिसाब से तो उसकी वैल्यू कब की 0 हो चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ अकाउंटिंग की एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी आर्थिक सोच और हमारी प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। कैसे? घरों के लिए 1% की दर शायद इस धारणा से आती है कि भारत में प्रॉपर्टी की कीमत तो हमेशा बढ़ती ही है, तो उसकी असल घिसावट को कम आंको, जबकि पंखे जैसी चीज को एक कंज्यूमेबल गुड माना जाता है जिसे कुछ सालों में बदल ही दिया जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गई देश के अंदर की मशीनों और घरों की घिसावट, पर सोर्स हमें डेप्रिसिएशन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को भी कहता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। हाँ, और वो है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी बाहरी दुनिया के साथ हमारे आर्थिक रिश्तों के जरिए। ओके। जब हम कहते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट हो गया, तो हम असल में उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं। अरे वाह, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो जैसे एक मशीन पुरानी होकर अपनी वैल्यू खो देती है, वैसे ही डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर अपनी खरीदने की ताकत, अपनी परचेजिंग पावर खो देता है। बिल्कुल। मतलब अगर आज $1 खरीदने के लिए 83 रुपए लग रहे हैं और अगले महीने 85 लगने लगे, तो हमारे रुपये की वैल्यू में 2 रुपए की घिसावट आ गई। और इसका असर हम सब पर पड़ता है। सीधा। जब रुपया डिप्रिशिएट होता है, तो जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल, मोबाइल फोन के पार्ट्स, दवाइयों का कच्चा माल, सब महंगा हो जाता है। सब महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, विदेश में पढ़ना महंगा हो जाता है, विदेश घूमना महंगा हो जाता है। तो ये दिखाता है कि डिप्रिसिएशन सिर्फ फैक्ट्रियों का मसला नहीं है, ये हमारी जेब का भी मसला है। तो अब ये पूरी तरह साफ हो गया कि एनडीपी क्या है। ये जीडीपी का वो आईना है जो हमें चमक के साथ साथ खरोचे भी दिखाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बड़ा सवाल ये है कि अगर जीडीपी इतना पॉपुलर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आंकड़ा है, तो हमें एनडीपी की अलग से जरूरत ही क्यों है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सॉस इसके 2 मुख्य उपयोग बताता है। पहला, एनडीपी का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू विश्लेषण के लिए होता है। इट्स फॉर डोमेस्टिक यूज ओनली। घरेलू उपयोग मतलब हम भारत के एनडीपी की तुलना अमेरिका या चीन के एनडीपी से नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? नहीं कर सकते, और वजह वही है जिस पर हम अभी पंखे और घर के उदाहरण से बात कर रहे थे। डेप्रिसिएशन की अलग अलग दरें। बिल्कुल। हर देश अपने नियम, अपने मौसम, अपनी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से ये दरें तय करता है। भारत में जो लॉजिक है कि कंक्रीट का घर 100 साल चलेगा, वो शायद जापान में लागू ना हो। हाँ, जहां भूकंप की वजह से लकड़ी के घर ज्यादा बनते हैं और उनका लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, तो अगर हम 2 देशों के एनडीपी की तुलना करेंगे तो हम असल में 2 अलग-अलग पैमानों पर नापी गई चीजों की तुलना कर रहे होंगे। इट वुड बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सही। तो ये एक तरह का इंटरनल ऑडिट टूल है जो देश को अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत जांचने में मदद करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सेहत जांचने का ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक खास दिशा देने का भी टूल है। और यहाँ सोर्स में भारी वाहनों, हेवी व्हीकल्स का जो उदाहरण है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, ये वाला हिस्सा तो बहुत ही कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा अकाउंटिंग रूल एक बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी बन सकता है। सोर्स बताता है कि फरवरी 2000 तक ट्रकों जैसे भारी वाहनों पर डिप्रिसिएशन की दर 20% थी। ठीक है। फिर सरकार ने अचानक इसे बढ़ाकर 40% कर दिया। सीधा डबल, 20% से 40%। इससे ट्रांसपोर्ट कंपनियों पे क्या असर पड़ा होगा? जबरदस्त असर पड़ा। उनके लिए नए ट्रक खरीदना अचानक बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया। इसे ऐसे समझिए, टैक्स में बचत हुई होगी। बहुत ज्यादा। अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी 50 लाख का ट्रक खरीदती है, तो 20% डिप्रिसिएशन के हिसाब से
वो अपनी सालाना कमाई में से 10 लाख रुपए खर्च के तौर पर दिखा सकती थी। इस 10 लाख पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ता था। ओके। लेकिन जब ये दर 40% हो गई तो वो 20 लाख रुपए खर्च दिखा सकती थी। मतलब सीधा सीधा टैक्स में भारी बचत। तो सरकार ने एक तरह से पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक इंसेंटिव दिया कि अपनी पुरानी गाड़ियां हटाओ और नई खरीदो। बिल्कुल। इससे एक साथ कई निशाने सधे होंगे। हैवी व्हीकल्स की बिक्री बढ़ी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिला। हाँ, और नए ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट ट्रक सड़कों पर आए, जिससे शायद प्रदूषण भी कुछ कम हुआ होगा। ये तो कमाल है कि सिर्फ एक नंबर बदलने से अब पूरी इंडस्ट्री का बिहेवियर बदल सकते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये दिखाता है कि आर्थिक नीतियां सिर्फ बजट में बड़े बड़े ऐलानों से नहीं बनती। कभी कभी इस तरह के छोटे तकनीकी बदलावों से भी अर्थव्यवस्था को एक खास दिशा में धकेला जा सकता है। डेप्रिसिएशन रेट को बदलना एक बहुत ही सटल लेकिन शक्तिशाली पॉलिसी टूल है। ठीक है, तो पहला उपयोग हो गया घरेलू विश्लेषण और पॉलिसी मेकिंग। अब दूसरे उपयोग पर आते हैं जो सोर्स बताता है। और सच कहूं तो ये मुझे पहली नजर में थोड़ा अटपटा लगा। सोर्स कहता है कि एनडीएफपी का इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को आंकने के लिए भी होता है। आरएनडी तो भविष्य की तकनीक के बारे में है और डिप्रिसिएशन पुरानी चीजों की घिसावट के बारे में। इन दोनों के बीच पुल कैसे बनता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये विरोधाभासी लगता है। लेकिन सोचिए, आरएनडी का अंतिम लक्ष्य क्या है? इनोवेशन, बेहतर टेक्नोलॉजी बनाना, ज्यादा कुशल और टिकाऊ मशीनें डिजाइन करना, ऐसी सामग्री खोजना जो ज्यादा चले और कम घिसे। अच्छा। जब किसी देश में आरएनडी अच्छा काम करता है तो उसका सीधा असर हमारे एसेट्स की उम्र और एफिशिएंसी पर पड़ता है। अच्छा, मतलब अगर हमारी आरएनडी मजबूत है तो हमारे देश में वेयर एंड टेयर की दर कम हो जानी चाहिए। जैसे अगर हम एक ही काम करने के लिए ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो 10 साल की जगह 15 साल चलती हैं, तो हमारा कुल डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा। हाँ। और अगर डिप्रिसिएशन कम होगा तो जीडीपी और एनडीपी के बीच का जो गैप है वो भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो समय के साथ अगर किसी देश में डेप्रिसिएशन का लेवल कम हो रहा है या फिर इकोनॉमी बढ़ने के बावजूद स्थिर है, तो ये इस बात का एक मजबूत संकेत है कि वहाँ आरएनडी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देश ज्यादा ड्यूरेबल और एफिशिएंट एसेट्स बना रहा है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था की क्वालिटेटिव ग्रोथ को दिखाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ को नहीं। वाह। तो एनडीपी एक तरह से देश की टेक्नोलॉजिकल तरक्की का आईना है। सोर्स में बॉल बेयरिंग और लुब्रिकेंट्स का जो जिक्र है, हाँ, वो एक बेहतरीन मेटाफोरा है। जैसे एक मशीन को जाम होने से बचाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए लुब्रिकेंट चाहिए, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था के पहियों को घिसने से बचाने के लिए आरएनडी ही वो लुब्रिकेंट है। सही कहा। इंसान की पूरी औद्योगिक कहानी ही इस घिसावट से लड़ने की कहानी है। बॉल बेयरिंग का आविष्कार एक क्रांति थी, क्योंकि उसने दो सतहों के बीच के फ्रिक्शन को बहुत कम कर दिया, जिससे मशीनों की उम्र और क्षमता कई गुना बढ़ गई। बिल्कुल। आज का आरएनडी नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर नए मटेरियल साइंस तक हर जगह इसी फ्रिक्शन और वेयर एंड टियर को कम करने की कोशिश कर रहा है। और एनडीजीपी हमें एक मोटा-मोटा अंदाजा देता है कि हम इस लड़ाई में कितना सफल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जीडीपी हमें बताता है कि हमने एक साल में कितना कुछ बनाया, लेकिन एनडीपी हमें बताता है कि उस बनाने की प्रक्रिया में हमने कितना कुछ गवा दिया या खर्च कर दिया। ये हमें विकास की असली कीमत का अंदाजा देता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक दर्शन है कि सच्ची तरक्की सिर्फ नया बनाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे बेहतर बनाने और सहेज कर रखने में भी है। बिल्कुल। ये हमें एक ज्यादा टिकाऊ, एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों के पीछे भागने का मतलब ये हो सकता है कि हम अपनी मशीनों, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरत से ज्यादा निचोड़ रहे हैं, बिना उनकी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन पर ध्यान दिए। हाँ, और एनडीपी हमें उस पर नजर रखने के लिए एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो अगली बार जब कोई जीडीपी के ऊंचे आंकड़े देकर देश की तरक्की का दावा करे, तो हमारे मन में एक सवाल जरूर उठना चाहिए, हाँ, पर एनडीपी का क्या हाल है? बिल्कुल, क्योंकि वही हमें कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। तो जीएनपी, जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जीडीपी शब्द तो मतलब हर जगह सुनाई देता है, अखबारों में, टीवी पर, हर बजट के बाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम बात करेंगे उसके एक ऐसे भाई की जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, फॉर्मूला देखें तो बड़ा सीधा साधा लगता है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी देश में जो बना उसमें विदेश से आने वाली कमाई जोड़ दो। बिल्कुल। लेकिन असली कहानी, मतलब जो पहेली है, वो इस इनकम फ्रॉम अब्रॉड में छिपी है। ये है क्या चीज? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब सिर्फ विदेश से आने वाला पैसा नहीं है। अच्छा। ये एक नेट आंकड़ा है, मतलब कुल जोड़ घटाओ, कितना पैसा देश के अंदर आया और कितना पैसा देश से बाहर गया, उसका पूरा हिसाब किताब। ओके, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एग्जैक्टली। और इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए फिर एक एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है प्राइवेट रेमिटेंसेस। प्राइवेट रेमिटेंसेस ये वो शब्द है जो शायद कई भारतीय परिवारों ने असल जिंदगी में अनुभव किया है। अरे हाँ, ये तो अपनी एनआरआई वाली कहानी है। जैसे किसी का भाई या बहन अमेरिका में है, कोई दोस्त दुबई में काम कर रहा है और वो हर महीने घर पर पैसे भेजते हैं। बिल्कुल। वो पैसा भारत के लिए एक इनफ्लो हुआ, है ना? एकदम सही। प्राइवेट रेमिटेंसेस का मतलब है विदेश में काम कर रहे भारतीय जो पैसा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं। और इसमें से हम वो रकम घटा देते हैं जो भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिक अपने देश भेजते हैं। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक भारत के लिए ये आंकड़ा हमेशा, लिटरली हमेशा पॉजिटिव रहा है। हमेशा? ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे लोग बाहर से ज्यादा पैसा भेजते हैं बनिस्बत यहाँ काम कर रहे विदेशियों के जो बाहर भेजते हैं। कहीं ज्यादा। सोर्स में तो एक वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा भी दिया है। 2024 में भारत को 129.1 बिलियन डॉलर्स मिले। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। 129 बिलियन डॉलर्स। ये रकम तो मतलब कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा होगी। यकीनन। और ये हमारी डायस्पोरा की आर्थिक शक्ति को दिखाता है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प कहानी है। बताइए। 1990 के दशक की शुरुआत तक गल्फ देश, मतलब यूएई, सऊदी अरब, ये सब रिमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स थे। हाँ, वो दौर था जब हर दूसरे घर से कोई गल्फ जाता था। बिल्कुल। सोचिए उस दौर में कितने ही परिवारों की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर थी। लेकिन गल्फ वॉर के बाद चीजें बदली। कैसे? फिर अमेरिका और यूरोप में बसे भारतीयों का योगदान तेजी से बढ़ने लगा। ये वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स। तो हमारे प्रवासी भारतीयों का प्रोफाइल भी बदल गया। अच्छा, तो मतलब ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर की तरफ एक शिफ्ट हुआ। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि समय के साथ हम कैसे बदले हैं। ठीक है, तो रेमिटेंसेस वाला खाता तो हमारे लिए फायदे का सौदा है, एक बड़ा मोटा पॉजिटिव नंबर। हाँ। अब दूसरा हिस्सा क्या है? सोर्स में लिखा है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। ये सुनने में ही थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा हिसाब किताब वाला मामला है और यहीं पर कहानी पलट जाती है। हाँ। इसे भी नेट बैलेंस के तौर पर देखिए। एक तरफ वो ब्याज है जो हमें उन कर्जों पर मिलता है जो हमने दूसरे देशों को दिए हैं, ये हुआ इनफ्लो। और दूसरी तरफ वो ब्याज है जो हम उन कर्जों पर चुकाते हैं जो हमने दूसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिए हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से। बिल्कुल। और ये हुआ आउटफ्लो। हाँ। मतलब अगर भारत ने किसी पड़ोसी देश को मदद के लिए लोन दिया तो उसका ब्याज हमारी कमाई है। सही। और अगर हमने वर्ल्ड बैंक से मेट्रो बनाने के लिए लोन लिया तो उसका ब्याज हमारा खर्चा है। एकदम सही। और यहाँ कहानी रेमिटेंसेस से बिल्कुल उल्टी है। सोर्स साफ कहता है कि भारत के लिए ये खाता हमेशा नेगेटिव रहा है। हमेशा नेगेटिव? आजादी के बाद से? ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक नेट बोरोवर रहा है। मतलब हम दुनिया से कर्ज लेते ज्यादा हैं और देते कम हैं। लेकिन हम तो अब एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, फिर भी। देखिए, एक विकासशील अर्थव्यवस्था को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल स्कीम्स, इन सब के लिए बाहरी फंडिंग की जरूरत पड़ती ही है। हमें सड़कें बनानी हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, बिजली चाहिए। तो मतलब ये विकास की एक कीमत है जो हम चुका रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हमारी उधारी ज्यादा होती है और नतीजतन ब्याज का भुगतान भी बहुत ज्यादा होता है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तीसरा कंपोनेंट है एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स, ये तो दान या मदद जैसा लग रहा है। हाँ, ये वो आर्थिक मदद है जिसके बदले में कुछ चुकाना नहीं पड़ता। ये भी एक नेट आंकड़ा है। मतलब जो ग्रांट्स हमें मिली माइनस जो ग्रांट्स हमने दी। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया है, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद। वो क्या? पहले कई दशकों तक भारत ग्रांट्स लेता था, यूएन की संस्थाओं से, दूसरे देशों से। हम एक रिसिपिएंट थे।
लेकिन जैसे जैसे भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है, हमारी भूमिका भी बदली है। अब भारत ग्रांट्स देता ज्यादा है और लेता कम है। अच्छा, हम किसे दे रहे हैं? हम अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहे हैं, अफ्रीकी देशों की मदद कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। तो पहले हम रिसिपिएंट थे, अब हम एक डोनर की भूमिका में आ रहे हैं। हाँ, और इससे हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भी ताकत मिलती है। तो अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं। रेमिटेंसेस से खूब पैसा आया, मतलब एक बिग पॉजिटिव। लोन के इंटरेस्ट पर पैसा गया, जो हमेशा से एक बिग नेगेटिव रहा है। सही। और ग्रांट्स में भी अब हम दे ज्यादा रहे हैं, तो वो भी अब नेगेटिव हो गया है। बिल्कुल। तो अंत में इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कुल हिसाब क्या बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे अभी भी लग रहा है कि $129 बिलियन का रेमिटेंस तो सब संभाल लेता होगा। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि भारी भरकम पॉजिटिव रेमिटेंसेस के बावजूद भारत के लिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ओवरऑल आंकड़ा हमेशा नेगेटिव ही रहा है। क्या? सीरियसली? इतना रेमिटेंस आने के बाद भी ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव वाले आंकड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। इतने बड़े? हाँ, सोर्स के मुताबिक इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट, यानी हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम। तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। बिल्कुल। और दूसरा विदेशी कर्जों पर हमारा भारी ब्याज का भुगतान। ये दोनों मिलकर इतने बड़े नेगेटिव बन जाते हैं कि रेमिटेंसेस का पॉजिटिव असर खत्म हो जाता है। वाओ! तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम अपने मूल फॉर्मूले पर वापस जाएं, GNP = GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसका भारत के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि चूंकि हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा एक नेगेटिव नंबर होता है, तो इसका मतलब भारत का GNP हमेशा उसके GDP से कम होता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम अखबारों में GDP ग्रोथ की बड़ी बड़ी सुर्खियां पढ़ते हैं, लेकिन GNP हमारी बाहरी आर्थिक सेहत की एक ज्यादा सच्ची और थोड़ी अलग तस्वीर दिखाता है। तो फिर GNP को समझने की जरूरत क्यों है? ये हमें GDP के अलावा ऐसा क्या बताता है? मतलब आम इंसान के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है? इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, GNP सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की क्वालिटेटिव और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। कैसे? देखिए, ये बताता है कि हमारे लोग बाहर कितना कमा रहे हैं। ये हमारी ह्यूमन कैपिटल की ताकत है। सही। रेमिटेंसेस? ये बताता है कि हम बाहरी पूंजी पर कितने निर्भर हैं, जो हमारा ब्याज का भुगतान है। एक तरह की वल्नरेबिलिटी। हाँ, और ये दुनिया में हमारी हैसियत भी दिखाता है। क्या हम एक लेंडर हैं या बोरोवर, डोनर हैं या रेसिपिएंट? मतलब संक्षेप में, GDP देश की सीमाओं के अंदर उत्पादन को मापता है, जबकि GNP ये बताता है कि देश के नागरिकों ने, चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में, असल में कुल मिलाकर कितनी कमाई की। तो ये एक तरह से देश का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। वैसे ये सब जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की गणना, ये कब से हो रहा है भारत में? ये कोई नई चीज नहीं है। सोर्स में एक छोटा सा पर बहुत दिलचस्प हिस्सा है इस पर। आजादी के ठीक बाद 1949 में PC महालोबोनस की अध्यक्षता में नेशनल इनकम कमेटी बनी थी। महालोबोनस, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन की नींव रखी। वही। और उस कमेटी में DR गाडगिल और VKRV राव जैसे उस दौर के सबसे बड़े अर्थशास्त्री शामिल थे। मतलब हम दशकों से ये सब माप रहे हैं। मतलब ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा शुरू से रहा है। बिल्कुल। और हम अपनी कार्यप्रणाली को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे 2015 में हमने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी SNA का नया तरीका अपनाया। और अभी गणना के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, जिसे आगे बदलने की योजना है। तो ये सब इसलिए ताकि हमारे आंकड़े सटीक और दुनिया से तुलना करने योग्य हों। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के GNP हमें एक ज्यादा बारीक नजर देता है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो दिखाता है कि एक तेजी से बढ़ती GDP और भारी रेमिटेंसेस के बावजूद दुनिया के साथ हमारे वित्तीय दायित्व भी काफी बड़े हैं। बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर दिखाता है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट या NNP। हमने GDP और GNP के बारे में तो बहुत सुना है, ये तो न्यूज़ की हेडलाइंस में छाए रहते हैं। लेकिन ये NNP क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है? सीधी सादी भाषा में समझने की कोशिश करूं तो क्या ये ऐसा है कि देश की जो कुल कमाई यानी GNP है, उसमें से वो सारा खर्चा निकाल दिया जो इस कमाई को बनाने में लगा? मतलब जो मशीनें घिस गई, जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उस सब का हिसाब? बिल्कुल सही पकड़ा है। NNP का सबसे सरल मतलब यही है।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन यानी टूट-फूट या घिसावट का मूल्य घटा देते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। देखिए, जीडीपी और जीएनपी आपको एक बहुत बड़ी भव्य तस्वीर दिखाते हैं कि देश ने एक साल में कितना कुछ बना डाला, लेकिन एनएनपी एक ज्यादा कह सकते हैं ईमानदार तस्वीर है। वो पूछता है, हाँ बनाया तो बहुत कुछ, पर इस सबको बनाने में तुम्हारी कितनी मशीनें, कितनी पूंजी घिस गई, उस लागत को तो हटाओ। तो ये एक देश की कमाई को देखने का ज्यादा साफ और शुद्ध तरीका है। अच्छा, सोर्स में इसके 2 फॉर्मूले दिए हैं। एक तो सीधा है, एनएनपी इक्वल्स जीएनपी डिप्रेसिएशन, ये तो समझ आ गया। लेकिन एक और भी है, एनएनपी इक्वल्स जीडीपी इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिप्रेसिएशन। ये थोड़ा घुमावदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गणित की क्लास में एक ही सवाल को 2 अलग-अलग तरीकों से हल किया जा रहा हो। हाँ, और हमें उस गणित की क्लास में उलझना नहीं है। पहला वाला फॉर्मूला मतलब एनएनपी इक्वल्स जीएनपी डिप्रेसिएशन, वही इसका मूल सिद्धांत है, कोर आइडिया है। दूसरा फॉर्मूला बस एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा है, वो जीडीपी से शुरू कर रहा है, जबकि पहला वाला जीएनपी से। याद है हमने जीएनपी कैसे निकाला था? जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दूसरे फॉर्मूले ने बस जीएनपी को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। अंत में दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। असली सार यही है कि कुल राष्ट्रीय कमाई में से उत्पादन में लगी हुई पूंजी की घिसावट को हटाना है। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। ये कहते हैं कि वैसे तो जीडीपी, जीएनपी सब नेशनल इनकम्स हैं, लेकिन जब नेशनल इनकम यानी एनआई कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एनएनपी होता है। ऐसा क्यों है? मतलब एनएनपी को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि एनएनपी को एक देश की आय का प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, सबसे शुद्ध रूप। ये देश का सालाना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसा है। और ये समझना जरूरी है कि जीडीपी हो या एनएनपी, ये सब एनुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम अर्थव्यवस्था का एक पूरे साल का हिसाब किताब देखते हैं। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड सालाना मिलता है, रोज रोज नहीं। तो इस सालाना रिपोर्ट कार्ड में जीडीपी आपका ग्रॉस रेवेन्यू है, कुल कितनी बिक्री हुई, लेकिन एनएनपी आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट। हाँ, सारे खर्चे काटने के बाद हाथ में क्या बचा। इसीलिए अर्थशास्त्री इसे असली राष्ट्रीय आय मानते हैं। ये घर के हिसाब किताब वाली एनालॉजियां एकदम फिट बैठती है हाँ, ना? बिल्कुल। मान लीजिए किसी के पापा की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो वो उनकी ग्रॉस इनकम हो गई, यानी जीडीपी जीएनपी जैसा कुछ। लेकिन क्या वो पूरा 1 लाख खर्च करने के लिए उपलब्ध है? नहीं। उस महीने घर की टूटी हुई खिड़की ठीक करवानी पड़ी, गाड़ी की सर्विसिंग का बड़ा बिल आ गया, बच्चे की स्कूल बस की फीस बढ़ गई। ये सब निकालने के बाद जो असल में हाथ में बचा, जिसे हम सच में खर्च कर सकते हैं या भविष्य के लिए बचा सकते हैं, हाँ वही है नेट इनकम। तो एनएनपी देश की वही असली नेट इनकम हुई। हाँ, और ये एनालॉजी एक और जरूरी बात बताती है, सस्टेनेबिलिटी की। एनएनपी हमें बताता है कि एक देश के पास असल में कितना पैसा बचा है, जिसे वो या तो कंज्यूम कर सकता है या भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, बिना अपनी मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम किए। अगर आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी पुरानी घिस चुकी मशीनों को बदलने में ही लगा रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस अपनी जगह पर बने रहने के लिए दौड़ रहे हैं। ये एक ज्यादा यथार्थवादी, अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर पेश करता है। तो ये डिप्रिसिएशन, ये कहानी का छुपा हुआ किरदार है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जी। ये होता क्या है? क्या ये सिर्फ मशीनों का पुराना होना है, जैसे हमारे घर का 15 साल पुराना टीवी? ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहला तो है नॉर्मल वेयर एंड टेयर, यानी मशीनों की सामान्य टूट फूट जो इस्तेमाल करने से होती ही है। दूसरा, और आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, ऑब्सोलेसेंस, यानी टेक्नोलॉजी के पुरानी हो जाने से किसी चीज का बेकार हो जाना। अच्छा। सोचिए, किसी ने 5 साल पहले 4G फोन बनाने की एक शानदार फैक्ट्री लगाई। आज 5G के जमाने में उस फैक्ट्री की मशीनों की कीमत तेजी से गिरेगी, भले ही वो एकदम नई जैसी हों। और तीसरा, इसमें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। सड़कों और पुलों की मरम्मत का खर्च, सरकारी इमारतों का रखरखाव, ये सब देश की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने की लागत है। इसे कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहते हैं।
एक मिनट, जब हम ये सब गिन रहे हैं तो एक सवाल आ रहा है दिमाग में। ये पक्का कैसे करते हैं कि कोई चीज 2 बार ना गिनी जाए? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि टायर बनाने वाली कंपनी की कमाई भी गिन ली और फिर कार बनाने वाली कंपनी की कमाई में भी उस टायर की कीमत जुड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है। इसी को डबल काउंटिंग की समस्या कहते हैं और इससे बचने का एक बहुत सीधा नियम है। हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत गिनते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स? हाँ, जैसे एक कार बनाने में स्टील, टायर और इंजन का इस्तेमाल होता है। यहाँ स्टील, टायर और इंजन इंटरमीडिएट गुड्स है और कार एक फाइनल गुड है। जब हम देश के कुल आय गिनते हैं तो हम सिर्फ कार की अंतिम कीमत, मान लीजिए 10 लाख रुपए गिनते हैं। हम उसमें लगे 1 लाख के टायरों की कीमत अलग से नहीं जोड़ते, क्योंकि वो 10 लाख में पहले से ही शामिल है। अगर हम ऐसा करेंगे तो टायर की गिनती 2 बार हो जाएगी। मतलब जैसे एक बेकरी वाला जब अपने दिन की कमाई गिरेगा तो वो सिर्फ बेचे गए केक, ब्रेड और बिस्किट की कीमत जोड़ेगा। वो ये नहीं जोड़ेगा कि मैंने आज 10 किलो आटा और 5 किलो चीनी भी खरीदी थी, क्योंकि उस आटे और चीनी की कीमत तो केक में जुड़कर ग्राहक से वसूल हो ही गई है। एग्जैक्टली। ये सुनिश्चित करता है कि गिनती सही हो और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए। अब वापस डेप्रिसिएशन पर आते हैं, जहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हाँ, सोर्स में एक बात लिखी है जो मेरे लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। ये कहते हैं कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई कम होती है, वहां डेप्रिसिएशन की दरें ज्यादा होती हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। एक गरीब देश में घिसावट ज्यादा क्यों होगी? लॉजिक तो ये कहता है कि अमीर देशों के पास ज्यादा मशीनें, ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनका डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होना चाहिए। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यही है, और सोर्स इसके 2 कारण बताता है, एक लॉजिकल और दूसरा आर्टिफिशियल। लॉजिकल और आर्टिफिशियल, ठीक है। पहले लॉजिकल कारण को समझते हैं। गरीब देशों में अक्सर पुरानी, सेकंड हैंड या कम कुशल मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जो जल्दी खराब होती है और जिसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सोचिए, दिल्ली मुंबई रूट पर चल रही एक नई वंदे भारत ट्रेन का डिप्रिसिएशन रेट और बिहार की किसी दूर दराज के रूट पर चल रही एक 30 साल पुरानी पैसेंजर ट्रेन का डिप्रिसिएशन रेट। जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल। पुरानी बस को ज्यादा मरम्मत की जरूरत होगी, उसके पुर्जे जल्दी घिसेंगे। तो लो पीसीआई वाले देशों में कैपिटल स्टॉक की क्वालिटी अक्सर कम होती है, इसलिए डिप्रिसिएशन रेट ज्यादा होता है। ये तो समझ आता है। लेकिन ये दूसरा आर्टिफिशियल कारण क्या है? मतलब क्या देश जानबूझकर भी ऐसा कर सकते हैं? ये तो अकाउंटिंग का खेल लग रहा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी टूल है। सोर्स कहता है कि देश अपने हिसाब से डिप्रिसिएशन की दरें तय करने के लिए एक हद तक स्वतंत्र हैं। मान लीजिए सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। वो कंपनियों को कह सकती है कि आप जो भी मशीनें लगाएंगे, हम आपको उन्हें किताबों में सिर्फ 5 साल में राइट ऑफ करने की इजाजत देंगे, जबकि वो मशीनें 15 साल चल सकती हैं। अच्छा। इसे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। इससे कंपनी कागज पर ज्यादा खर्चा दिखाएगी, उसका प्रॉफिट कम दिखेगा और उससे टैक्स कम देना पड़ेगा। सही पकड़ा। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका हुआ डेप्रिसिएशन रेट को बढ़ाने का, ताकि किसी खास सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। तो मतलब ये असलियत और अकाउंटिंग का मिला-जुला खेल है। रियल वेयर एंड टेयर और बुक वैल्यू का मिक्स एंड मैच। और सोर्स ये भी कहता है कि इन दरों की तुलना IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसी संस्थाओं से की जाती है। सही बात। इसका मतलब आप पूरी तरह से मनमानी भी नहीं कर सकते। कोई देश ये नहीं कह सकता कि मेरी सारी मशीनें 1 साल में ही पूरी तरह डिप्रिशिएट हो गई। सही बात। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो एक इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी के लिए कुछ मानक तो होने ही चाहिए, भले ही इसमें थोड़ी बहुत छूट हो। ये संस्थाएं देखती हैं कि कोई देश कहीं अपने आंकड़ों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जब हम भारत और बांग्लादेश की आर्थिक सेहत की तुलना करें, तो डेप्रिसिएशन की गणना का आधार लगभग एक जैसा हो, वरना पूरी तुलना ही बेमानी हो जाएगी। तो इस NNP का आम आदमी से क्या लेना देना है? यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी PCI की बात आती है ना। सोर्स के मुताबिक जब NNP को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें PCI मिलती है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक है। इसका मतलब है प्रति व्यक्ति औसत आय या इनकम पर हेड पर ईयर। ये किसी देश के लोगों के जीवन स्तर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, का एक बड़ा संकेतक है। और इसका आधार GDP या GNP नहीं, बल्कि NNP ही है, क्योंकि हम प्रति व्यक्ति शुद्ध आय जानना चाहते हैं, ग्रॉस नहीं।
इसीलिए एनएनपी को समझना इतना जरूरी है। लेकिन ये औसतन शब्द बड़ा धोखा है। जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि भारत की पीसीआई बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि औसतन हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाली शुद्ध राष्ट्रीय आय बढ़ गई है। पर इसमें तो मुकेश अंबानी की आय भी शामिल है और मेरे घर काम करने वाली बाई की भी। तो जब पीसीआई बढ़ती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस बाई की आय भी बढ़ी ही होगी। हो सकता है सारी बढ़ोतरी ऊपर के 1% लोगों की वजह से हुई हो। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पीसीआई एक बहुत शक्तिशाली लेकिन सीमित मीट्रिक है। ये आय के वितरण की असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी को बिल्कुल नहीं दिखाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश की पीसीआई एक साल में 5% बढ़ी, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हो सकता है कि असल में हुआ ये हो कि देश के टॉप 1% लोगों की आय 40% बढ़ी हो और नीचे के 50% लोगों की आय 1% घट गए हो। औसत तो फिर भी ऊपर जाएगा, पर क्या देश सच में ज्यादा खुशहाल हुआ? ये हमें बस एक एवरेज बताता है, लेकिन ये हमें एक बड़े स्तर पर इकोनॉमिक वेलबींग को समझने का एक शुरुआती बिंदु देता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट एनएनपी से ही निकलता है। और क्या ये पीसीआई की गिनती का तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है या इसमें भी बदलाव होते रहते हैं? सोर्स में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मतलब सीएसओ के 2015 के एक रिवीजन का जिक्र है। हाँ, ये बस एक जानकारी है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन गणना के तरीकों में समय समय पर सुधार किया जाता है। अर्थव्यवस्था बदलती है, नए तरह के बिजनेस आते हैं। 20 साल पहले उबर, जोमैटो या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। सही बात है। तो इन सबको सही तरीके से गिनने के लिए मेथोडोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है। बेस ईयर बदलने से हम इन्फ्लेशन के प्रभाव को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं। ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो स्टैटिस्टिकल बॉडीज करती रहती हैं ताकि आंकड़े देश की असली आर्थिक तस्वीर को बेहतर ढंग से दिखा सके। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो कुल मिलाकर जीडीपी और जीएनपी भली हेडलाइन बनाते हों, असली हीरो तो एनएनपी है। जीडीपी तो बस कंपनी का रेवेन्यू जैसा है, पर एनएनपी देश का असली नेट प्रॉफिट है। और यही वो नंबर है जो दिखाता है कि दो देश जिनकी हेडलाइन ग्रोथ एक जैसी दिखती है, वो असल में भविष्य के लिए कितनी अलग तैयारी कर रहे हैं। एक देश अपनी सारी कमाई पुरानी मशीनें बदलने में लगा रहा है और दूसरा नई टेक्नोलॉजी और अपने लोगों पर इन्वेस्ट कर रहा है। ये वो कहानी है जो जीडीपी के आंकड़े छुपा लेते हैं। बिल्कुल। और एक दिलचस्प सवाल जो ये सारी चर्चा उठाती है वो ये है, ये राष्ट्रीय आय, ये एनएनपी बंटती कैसे है? ये हमें बताता है कि केक कितना बड़ा है, अ $2 ट्रिलियन केक और अ $3 ट्रिलियन केक। लेकिन ये नहीं बताता कि उस केक का किसे कितना बड़ा टुकड़ा मिल रहा है। क्या सबको बराबर मिल रहा है या कुछ लोगों को बहुत बड़े टुकड़े मिल रहे हैं और बाकी लोगों को सिर्फ क्रम्स? आय के वितरण का सवाल, द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक बिल्कुल अलग और गहरी पड़ताल की मांग करता है, जो इन आंकड़ों के परे जाती है। असली कहानी तो उन टुकड़ों के साइज में ही छुपी है। चलिए इस सवाल पर सोचते हुए आगे बढ़ते हैं।